ग्रंथ 5 पर्व 5 वैश्विक संकटों का निवारण भारतीय शिक्षा, और पर्व 5 में है भारतीय शिक्षा की भूमिका। अध्याय 44 शिक्षक प्रशासक मंत्री का वार्तालाप 1, पृष्ठ संख्या 324। हमने देखा कि सर्वप्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाना है, उसके बाद में शिक्षक और प्रशासक का संवाद हुआ और प्रशासक ने ये बताया कि हम आपको मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से मिलवाएंगे। इसलिए अब शासन, प्रशासन और शिक्षा तीनों का एक साथ क्या हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, संवाद हो रहा है, और वो भी पूरे समादर के साथ हो रहा है। ऐसे नहीं कोई छोटा है बड़ा है। तो आज इसलिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि संगठन यानी शिक्षक संगठन, प्रशासन और शासन के सब लोग सहृदयता पूर्वक एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आप ना शब्दों पे आपको जाना पड़ेगा, अन्यथा आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे यदि सीधा इसको पढ़ा तो। बात कैसी हो रही है? सहृदयता से। क्योंकि सहृदयता से बात नहीं करेंगे, फिर मैं वही बात करूंगा। सहृदयता का अर्थ है श्रद्धा से, एक दूसरे के प्रति श्रद्धान्वित हैं सभी, श्रद्धेय हैं सभी। तो एक दूसरे की बात सुनेंगे। और किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं? ये राष्ट्र जीवन की गंभीर समस्या के हल की चर्चा कर रहे हैं। और ये एकत्रित नहीं होता है, एकत्र होता है। ठीक है, तो चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, सहृदयता से शिक्षक और प्रशासक और शासन का बैठना, इससे बड़ा शुभ संकेत, शुभ शकुन क्या हो सकता है? तो सबसे पहले चर्चा हुई कि कैसे ब्रिटिश व्यवस्था तंत्र और यूरोपीय ज्ञान के ढांचे में हमारी शिक्षा चल रही है, और शिक्षा शासन के संपूर्ण नियंत्रण में चल रही है। तो प्रथम दायित्व क्या है? ये जो व्यवस्था का बोझा है ना, इससे शिक्षा को हम कैसे मुक्त करें, क्योंकि व्यवस्था हाथी की तरह इतना है कि धीरे 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 चल रही है शिक्षा। और दूसरा विषय क्या था आज? अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का। तो शिक्षक महोदय क्या बोलते हैं कि मेरे प्रस्ताव के सार 3 हैं। पहला कि गत 150-200 वर्षों में भारत की शिक्षा ब्रिटिश पद्धति से चल रही है। पद्धति नहीं, ज्ञान भी यूरोपीय या ब्रिटिश है और ढांचा भी वही है। और स्वाधीनता के बाद में हमने बताओ क्या किया? सब बातों को जैसा मिला वैसा अपनाया। जैसा था वैसा नहीं अपनाया, जैसा मिला वैसा अपनाया। जैसा था कब तक था हमारा? 1830 से 70 के बीच में पूरी व्यवस्था छिन्न भिन्न हमारी हो गई। 30 तक हो गई थी। 30 से आते तो यानी और अधिक पतन होना शुरू हो गया था। और स्वाधीनता के तुरंत बाद उसे पूर्ण रूप से छोड़ने की आवश्यकता थी, क्योंकि शिक्षा का माध्यम यूरोपीय जीवन दृष्टि थी, यूरोपीय जीवन शैली थी, जो वास्तव में हमारे ऊपर थोपी गई थी और वो दासता थी। इसीलिए आज भी हम मानसिक रूप से दास हैं। तो मैं कल भी बात कर रहा था, टेक्निकली स्वाधीन तो हुए, राजकीय रूप से स्वाधीन हुए, परंतु व्यवस्थागत दृष्टि से हम दास ही रहे। इसीलिए आज हमें लग रहा है हम भारत का विकास कर रहे हैं, लेकिन नहीं चाहते हुए भी हम पश्चिम के यज्ञ के अंदर अपनी आहुति प्रतिदिन देते हैं। तो 70 वर्षों तक हमने कुछ आंतरिक परिवर्तनों के साथ ये व्यवस्था चलाई, यानी थोड़ा उनका लिया, थोड़ा कुछ अपना लेने का प्रयास किया, चीजें हुई। तो सबसे पहली आवश्यकता क्या है? इस व्यवस्था को परिवर्तित करने की, क्योंकि व्यवस्था के परिवर्तन के बिना व्यक्ति परिवर्तित नहीं होगा, और व्यक्ति के बिना व्यवस्था परिवर्तित नहीं होगी। आपको नहीं लगता कि सारा बोझा तो आप पे डाल दिया अभी? ये आप कह रहे हैं कि भाई शिक्षक करे। शिक्षक कैसे करे भाई? शिक्षक तो बहुत छोटा सा अंग है, सरकार करे। सरकार कह रही है अरे कोई करके तो दिखाओ, तभी तो हम करें, हमें मॉडल तो दो कोई। तो जब 2 लोगों की, 3 लोगों की बात आती है, तो दायित्व केवल किसका होता है? शिक्षक का, आचार्यों का, पुरोहितों का, शिक्षाचार्यों का और धर्माचार्यों का मूल दायित्व होता है, क्योंकि यही 2 लोग होते हैं जो समाज में परिवर्तन लाते हैं। और तीसरा विषय क्या है कि शिक्षा को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना और शिक्षकों और समाज से आह्वान करना और निवेदन करना कि भैया शिक्षा आपकी है, आप चलाइए शिक्षा, हमारा काम नहीं है। हम केवल
सहयोगी और संरक्षक की भूमिका निभाएंगे और उसके मार्ग में आने वाले सभी अवरोधों को दूर करेंगे। तो कहते इतनी बात तो पिछली बार हुई थी ना, बताइए प्रशासक महोदय। तो उन्होंने कहा हाँ हुई थी बात इतनी। तो मेरा दूसरा प्रस्ताव है वो है अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का। तो इसके विषय में हमने बहुत स्पष्टता के साथ पढ़ा और उन्होंने पहले बताया यूजीसी वाला नहीं चाहिए। आप सोच रहे होंगे यूजीसी की मान्यता वाला विद्यालय, वो हमें नहीं चाहिए। हमें पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण से मुक्त चाहिए। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा से भारत तो संकट में है ही है, पूरा विश्व भी संकटग्रस्त है। उसका समाधान क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। वो अंतर्राष्ट्रीय तभी होगा जब वो भारतीय होगा। यदि वो पश्चिम जैसा, हार्वर्ड जैसा होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय कभी हो ही नहीं सकता। अंतर्राष्ट्रीय केवल भौतिक रूप से थोड़ी होता है कि बाहर से लोग आ रहे हैं पढ़े, वो अंतर्राष्ट्रीय। आप वहां पढ़ा क्या रहे हो? बढ़ते तापमान का समाधान क्या है पता है? एसी रूम में बैठ करके बड़ी बड़ी गोष्ठियां करना। पहले अच्छा भला बैलगाड़ी से सब लोग चलते थे, फिर भाप का इंजन आया, फिर डीजल आया, फिर कहते पेट्रोल से समाधान, फिर कहते इलेक्ट्रिसिटी समाधान, अब कह रहे हाइड्रोजन से समाधान। भाई आप क्या है? आप केवल अपना पाला बदल रहे हैं। प्रदूषण की समस्या तो जस की तस है। आज प्रदूषण यहां नहीं हो रहा सोलर फोटोवोल्टिक सेल बैटरी बनाने से, लेकिन जहां बन रही है वहां तो प्रदूषण हो रहा है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक कार यहाँ प्रदूषण नहीं कर रही है, यहाँ चलेगी, यहाँ नहीं करेगी, लेकिन जहाँ बन रही है वहाँ क्या कर रही है? वो प्रदूषण कर रही है। बढ़े हुए तापमान की समस्या और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का मूल कारण ज्ञानात्मक और मानसिक है। ये तो पश्चिम में सिखाया ही नहीं जाता। वहां तो अधिकाधिक भोग करो और फिर उसके लिए क्या करो? पर्यावरण की रक्षा करो। आप सोच के देखिए, एक पेड़ लगाने के लिए कितना तामझाम होता है। जा रहे हैं सब लोग पेड़ लगाने के लिए, 100 गाड़ियां आई है और आप भी आए हैं, चलो भैया पेड़ लगाते हैं। अरे पहले वो प्रदूषण इतना कर दिया, ठीक है। आप जाते आराम से, सभी लोग 2-2, 5-5, 10-10 अपने अपने पेड़ पालते, उनको निरंतर पोषण देते, बच्चे की तरह पालते। राजस्थान में तो वो कहा ही गया ना, दशकूप समो वापी, 10 वापी समो हृदय, 10 हृदय समो पुत्र, 10 पुत्र समो ध्रुव। अर्थात 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब होता है, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ होता है। इसीलिए अमृता देवी ने क्या बोला? सिर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जान। इसीलिए अभी जो यहाँ पे पेड़ हटा था, हमने कहा पीपल को नहीं हटाएंगे, इनके बाकी सब हटा लो, जो दूसरी जगह बन सकता है। पीपल कैसे बनेगा दूसरी जगह? 30-40 वर्षों में पला इतनी छाया देता है, इतनी ऑक्सीजन देता है, ये तो नहीं हटेगा। तो शिक्षा की समस्या क्या है कि हमारे संस्कारों की हानि मूल है, ये कोई नहीं सिखा रहा है। सारे समाधान बता रहे हैं। आपसे पूछे ना पर्यावरण प्रदूषण के 5 समाधान बताइए, तो आप बड़े बढ़िया लगाएंगे। सबसे पहले वृक्ष नहीं काटे जाएं, तो उनको कहते हैं नहीं काटे तो जाएंगे, नहीं थोड़े काटे जाएं, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? गाड़ियां नहीं चलाई जाए, नहीं गाड़ी चलानी है तो थोड़ी दूरी पर चलाएंगे, ऐसे ऐसे चलाएंगे। पूर्ण समाधान किसी के पास है ही नहीं, सब आधा अधूरा इधर उधर की बातें जोड़कर समाधान दे रहे हैं। पूरे वैश्विक मंचों पे ये हो रहा है। लज्जा की बात तो ये है, और उनको हम विद्वान कह रहे हैं सभी को। हम ये नहीं कहते वो विद्वान नहीं है, लेकिन वो दृष्टि आधी अधूरी है। दृष्टि पूर्ण तब होगी जब वो भारतीय होगी। इसलिए पूर्ण भारत ही है, ये हमारा अहंकार नहीं है, ये हमारा विश्वास और श्रद्धा है कि भारत पूर्ण है और बाकी जो दृष्टियां हैं वो अपूर्ण हैं। इसलिए ये जो युद्ध है, ये दैवी और आसुरी संपदा का युद्ध है। कि दैवी संपदा क्या है और आसुरी संपदा क्या है। इसलिए ये हमारा परम सौभाग्य है, हमारे प्रारब्ध हैं कि हमने इस दैव देश में जन्म लिया, ठीक है। ऐसे नहीं है भारत सामान्य भूमि नहीं है कि आप निर्धन हैं, अरे तो हम तो वहां होते तो बहुत पैसा होता। क्या होता पैसा? आपकी पत्नी भाग जाती विवाह करते ही। आपके बच्चे आपको 18 वर्ष के बाद पूछते भी नहीं आप कौन हो। आप
मार्क उनकी क्या नाम है, वो संस्थापक है ना इसके, नाम भूल गया मैं अभी। ट्विटर को किसने क्रैक किया? हाँ, एलन मस्क ने। एलन मस्क के पुत्र और पुत्री की स्थिति देखिए। जो पुत्र है वो पुत्री बन चुका है, पता है आपको, वोकिज्म के प्रभाव के कारण। और जो पुत्री है उनके विचारों, यानी इतने धनी इतने विद्वान व्यक्ति की पुत्र और पुत्री की स्थिति, और वो कम्युनिस्ट बन गई थी और क्या अपने पिता का विरोध करने लगी कि वो पूंजीपति। क्या कल्पना कर सकते हो उनकी स्थिति क्या है? उन्होंने कहा कि मैंने ट्विटर इसीलिए खरीदा, पता है नहीं आपको, हमें ट्विटर इसलिए क्रैक करना पड़ा क्योंकि ट्विटर एल्गोरिदम को सेट करके बच्चों के मानस में परिवर्तन कर रहा था कि किसको क्या पसंद है। जैसे एल्गोरिदम में यह पता लग जाता है कि जो शुचि दीदी है उनको क्या पसंद आ रहा है, तो जो चीज पसंद आ रही है वही उनको परोसी जाती है, फिर उसी के अनुरूप उसका मस्तिष्क परिवर्तित कर दिया जा रहा है। तो वोकिज्म तो क्या है, पूरी मार्केट स्ट्रेटेजी है कि परिवारों को पूरा तोड़ दो, हर व्यक्ति एक बन जाए, उसके साथ दूसरा जुड़े ही नहीं, फिर वो एक व्यक्ति को दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करना पड़ेगा, अपनी जो EMI है वो भरनी पड़ेगी, अपना एक मकान होगा, उसकी अपनी एक अलग गाड़ी होगी, सब कुछ उसका सेपरेट होगा, भोजन वो बना नहीं पाएगा तो रेस्टोरेंट से क्रय करेगा। छोटी सी कल्पना करिए, इसमें आपका परिवार है, मान लीजिए आप 5 लोग अलग अलग रह रहे हैं, आप परिवार में 4 सदस्य हैं अभी बच्चों समेत, ठीक है, चारों लोग अलग अलग रह रहे हैं, तो कितनी गाड़ियां चाहिए? 4। घर कितने चाहिए? रोटी कौन बनाएगा? रोटी तो जोमेटो और स्विगी बनाएगा ना, आप थोड़ी बनाओगे, रोटी वो बनाएगा। कितना बड़ा मार्केट खड़ा हो गया, सोच के देखिए। और परिवार पर जिस दिन आपको आवश्यकता पड़ी उस दिन कौन आएगा? सरकार ही आएगी। तो पूरी तरह से आप इतने दास हो गए, आपको लग रहा है कि हम डेमोक्रेसी के लोग हैं, लेकिन आप इतने दास हो गए व्यवस्था के कि आप स्वयं की को शिक्षित नहीं कर सकते, मानसिक भावनात्मक रूप से सुदृढ़ नहीं रह सकते, प्रेम का संबंध नहीं, आत्मीयता का संबंध नहीं, और पूरी तरह से सरकार पे निर्भर, तो सरकार का विरोध भी नहीं कर पाएंगे कभी। हम ये नहीं कहते सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपके पास वो मति ही नहीं रहेगी कि आप विरोध करें, क्योंकि आप तो पूरी तरह से निर्भर है। तो आपने देखा कि छोटी सी व्यवस्था में कितना बड़ा छिपा हुआ अवगुण है कि वो सबको दास बना रही है और सबको बाजार पर और सरकार पर आश्रित बना रही है। जबकि हमारी व्यवस्था क्या थी? स्वतंत्र समाज, स्वायत्त समाज, स्वतंत्र व्यक्तित्व। हमें जो आज लगता है ना, आज जो महिला को लगता है कि मैं नौकरी कर रही हूँ और मैं स्वतंत्र हूँ, तो हमें क्षमा करिएगा, ठीक है, आप भी दीदियां हैं, हमारी बहनें ही हैं, लेकिन वो और अधिक दास बन गई है बेचारी, क्योंकि वो कई जगह पे जा रही है, समाज भी संभालना, परिवार भी संभाला, नौकरी भी संभालना। ठीक है, विवशता हो सकती है, आजीविका हो सकती है, देशकाल परिस्थिति हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ महिलाएं सबसे बड़ी आजीविका का माध्यम थी। पता है आपको, पुरुष केवल क्या करते थे? जो दर्जी काका वाली कहानी नहीं सुनी हमारे दर्जी काका? पुरुष कपड़े सिल रहे थे, ठीक है, कौन थे दर्जी? कौन थे? गोविंद काका और मगन काका। तो गोविंद काका की पत्नी कौन थी? राधा काकी। तो राधा काकी की भी तो काज कर रही थी, वो भी तो रोजगार थी। वैद्य की पुत्री वैद्य होगी, ये तो नियम ही था, और उसका विवाह भी वैद्य के घर में ही होगा। तो वो तो ज्ञानी थी पहले से, ठीक है, आखिर ज्ञान भी ले लेंगे साथ में। आज क्या हुआ? 100% साक्षरता के फेर में हमने सारी आजीविका छीन ली। जैसे मोची का बेटा अपने आप जूते काटना सीख जाता था, सुनार का बेटा अपने आप सुनारी का काम सीख जाता था, वणिक का बेटा अपने आप दुकानदारी सीख जाता था, किसान का बेटा अपने आप किसानी सीख जाता था। तो 2 चीजें चाहिए ना हमें, साक्षरता चाहिए और रोजगार चाहिए। तो पहले आपको क्या चाहिए बताओ? रोजगार चाहिए ना, जीवन में काम तो होना चाहिए, बिना काम के क्या करेंगे आप लोग? तो सबसे पहले काम। तो हमारे यहाँ काम की शिक्षा के साथ में, ठीक है, आपको बाहर जाना है ना, सबसे संवाद करना है ना, सीखिए भाषा, पढ़िए संस्कृत, पढ़िए हिंदी, पढ़िए अंग्रेजी, पढ़िए विदेशी भाषा, पढ़िए भारत के दक्षिण की कोई भाषा। क्यों आप पीछे हट रहे हैं? कौन मना करता है किसान का बेटा संस्कृत नहीं पढ़ेगा? किसने मना किया? लेकिन किसान का बेटा खींच करके उसको लेके आ गए कि चलो
आरटी के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 में अनिवार्यतः पढ़ोगे, और ना किसानी तो भूल गया वो, उसमें आगे बढ़ा नहीं। क्या हुआ उसका? हमने बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। इसको हम थोड़ी बुद्धिमान व्यवस्था भी बना सकते थे कि किसानी तो वो सीखे ही सीखे, इसके साथ में वो वहां जाए। हाँ, यदि उसकी इच्छा अलग थी कि भाई मुझे किसानी नहीं, मुझे व्यापार करना है, तो उसी व्यापारी के साथ रखते कुछ दिन, उस गांव में व्यापारी भी होंगे। तो हमारे यहाँ शिक्षक ऐसे नहीं कि आप सोच रहे हो कि गुरुकुल, हमारे यहाँ कृषक गुरुकुल जो कहाँ होगा, खेत में होगा, व्यापारी गुरुकुल जो दुकान में होगा, उद्योग गुरुकुल जो फैक्ट्री में होगा, ऐसे गुरुकुल है। अब सोचो, साथ में रह करके जो सीखता है उससे बड़ा ज्ञानी कौन होता है? वो यानी उसके, वो हमारे कहते हैं ना कि ब्लड में ही आ गया, तो रक्त के ही संस्कार ऐसे बन जाएंगे कि उसको सब कुछ आएगा। तब आप सोचिए कि 100% साक्षरता होना चाहिए या 100% आजीविका होनी चाहिए। आजीविका के साथ साक्षरता आपको जितने प्रतिशत करनी है करिए। उसकी इच्छा तो पड़े, वो कहेगा भाई मैं तो नहीं, मैं तो किसानी करूंगा, और बाद में वो कहेगा नहीं मेरे को तो खूब पढ़ना है। पढ़ो ना भाई, कौन मना कर रहा है, पर किसानी तो सीखा ना, पूरा अच्छे से सीखा। अभी क्या बेटा काम नहीं करना, बिटिया तेरे को तो काम करना ही नहीं है, ये तो पराए घर में जाके काम करना पड़ेगा, तेरे को नौकरी लगनी है, हर हालत में नौकरी लगनी है। ये पराए घर में जाके लड़ाई हो जाए। तो अब मैं ये नहीं कह रहा उनको काम नहीं करना, लेकिन पहला काम क्या है बिटिया का और बेटे का, हमको प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेगी। इसमें एक और है, भारत में ना ऐसा कहने के बाद लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे कि ये तो विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, ये विरोध नहीं है किसी का, ये सारी व्यवस्थाओं में सामंजस्य बिठाना है कि जो गृहिणी है वो व्यवस्थाएं संभाले, उसके बाद उसे समय मिले तब वो काम में भी हाथ बटाए, उसके बाद समय मिले तो वो अटन करे, पर्यटन करे, तीर्थाटन करे, सब कुछ करे। मना कौन कर रहा है? लेकिन बच्चे पैदा नहीं करेंगे, अभी तो घूमने का समय है। कितना 45 वर्ष हो गया, घूमते घूमते 45 वर्ष हो गए। और जब बूढ़े हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, क्या हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, हमें नौकरी करनी है, फिर वो 70 साल 75 वर्ष घसीट रहा है, उसकी क्षमता भी नहीं है तो भी वो बेचारा भाग रहा है। तो क्या किया हमने जीवन में, बताइए? हमें यानी कि जो विषय है ना वो गहरा बहुत है। और अभी क्या हो गया, हम छिछली संस्कृति में जी रहे हैं, सतही संस्कृति में जी रहे हैं। तो उसी सतह से थोड़ा नीचे 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 उतरना है, और ये उतरना ही शिक्षा है, और कुछ नहीं है शिक्षा, ये अपने आप के अंदर उतरना। तो विश्व की इन सभी परेशानियों और संकटों को दूर करने का सामर्थ्य यदि किसी दृष्टि में है तो वो है भारतीय जीवन दृष्टि। और भारत के अतिरिक्त कोई कार्य कर ही नहीं सकता, इसलिए भारत को ये भूमिका निभानी है। और भारत ने अतीत में ये कार्य किया है, इसलिए भारत और भारतीयों को विश्वास है कि भारत ऐसा कर सकता है। परंतु भारत के साथ दोहरी की कठिनाई है। पहला, भारत तो स्वयं ही पश्चिमी प्रभाव से जी रहा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले भारत में भारतीयता प्रतिष्ठित करनी होगी। तो सबसे पहले जो भारत के लोग हैं उनमें तो भारतीयता प्रतिष्ठित करें, और इसके लिए शिक्षक संगठन पहल करें। इसलिए शिक्षक संगठनों का दायित्व तो बहुत बड़ा है, और प्रशासन और शासन इसमें सहयोग करे। यही अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। फिर मंत्री महोदय ने बोला कि अरे मैं तो पूर्ण सहमत हूं, मैं भी तो शिक्षक रहा हूं, शिक्षक बनने के बाद ही तो मैं मंत्री बना, तो एक भारतीय शिक्षक के नाते मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि पहले मैं सोचता था कि जब मैं मंत्री बनूंगा, माननीय मंत्री जी जब मंत्री बनेंगे तब क्या होगा, मैं सब संकटों का दूर कर दूंगा। लेकिन मैंने क्या कहा, आप क्या हो? तो जो माननीय मंत्री जी है उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हमारे जितने शिक्षक संगठन हैं उनके साथ समस्या क्या है, वो गैर शैक्षिक बातों के लिए संगठन बने हुए हैं। कभी आरक्षण, कभी वेतन, कभी बजट, कभी शिक्षा की प्रवृत्ति में परिवर्तन, या तो भगवाकरण हो या फिर सेकुलराइजेशन हो, बस इसी के ऊपर लगे रहते हैं सब। तो कहते हैं कि आज हम तीनों बैठे हैं, ये सुयोग है, बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है, नहीं तो कैसे बैठ सकते हैं। आज हम बैठे हैं, देखो तीनों ही बैठे हैं, तो ये भी सुयोग है और संयोग भी है, दोनों है।
वरना आप लोग भी हमें दोष देते हैं कि प्रशासक हमें नियमों और कानूनों में उलझाते हैं, ठीक है। और तो नियमों और कानूनों का अध्ययन करें, उतने समय में हमारा विभाग ही परिवर्तित हो जाता है और मंत्री जी कहते हैं हमारे तो चुनाव आ जाते हैं और शिक्षकों और शिक्षक संगठनों को ही कुछ करना होगा, क्योंकि वो ही स्थायी है। अब आपने पता चला कि आपको करना भी क्यों है, क्योंकि यू आर द परमानेंट एंटिटी। आप स्थायी व्यक्तित्व हैं, स्थायी व्यक्ति हैं इस सिस्टम के। बाकी तो प्रशासक भी चला गया और शासन भी। भाई एक समय होता है ना कि कितने समय, 10 15 20 वर्ष हो जाता है कई बार, लेकिन सामान्य रूप से 5 वर्ष बाद चुनाव आना तो स्वाभाविक है। यदि वो माननीय मंत्री नहीं रहे, माननीय मंत्री जी तो अवश्य परिवर्तित हो जाएंगे, वो तो दूसरे आ ही जाएंगे, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि किस तरह से चारों ओर से आशंकाएं हमें लग रही हैं, परंतु सरकार सहयोग भी करे और नियंत्रण नहीं करे तो विरोध होगा। और भारतीय जीवन दृष्टि पर आधारित शिक्षा योजना कहने पर क्या पंथ निरपेक्षता संकट में नहीं पड़ जाएगी, ठीक है। और अनेक लोग करने ही नहीं देंगे, इसलिए सुझाव क्या है, शासन प्रशासन की सहमति रहे लेकिन सक्रिय नहीं रहे। मैं तो ये कहता हूं कि ये साहस का प्रश्न नहीं है, व्यवहारिकता का भी है। आई बात समझ में कि शिक्षा स्वायत्त होनी चाहिए, ये साहस का प्रश्न नहीं है, ये क्या है, व्यवहारिक भी है। जब शिक्षा आपके अधीन होगी तो शिक्षक पर किसका नियंत्रण चलेगा। इसीलिए उस समय जब गुरुकुलों में राजा प्रवेश करते तो विनीत वेश धारण करते थे, मुकुट वुकुट रथ वथ सब बाहर रहेगा, भैया तुम बाहर राजा हो ना, बाहर उतारो, ये तो मेरा क्षेत्र है। दूसरा, राजा के बेटे हो, आओ विनीत वेश में पढ़ो सबके साथ नीचे बैठ करके। तुम क्या हो, केवट के पुत्र हो, तुम भी नीचे पढ़ो। तुम व्यापारी के पुत्र हो, तुम भी नीचे बैठो, सब नीचे बैठ के एक साथ पढ़ेंगे। और किसी को संशय हो कि भारत में ऐसी शिक्षा नहीं थी तो द ब्यूटीफुल ट्री धर्मपाल जी की पढ़ लेना, जो ब्रिटिश कलेक्टर्स के सर्वे पर आधारित पुस्तक है। उन्होंने कुछ नहीं किया, सारे सर्वे को एकत्र करके एक ग्रंथ में डाल दिया, रमणीय वृक्ष। तो इसका तात्पर्य क्या है, व्यवहारिक भी यही दृष्टि है कि हम शासन से प्रशासन से स्वतंत्र है, तभी तो आप अपनी इच्छा अनुसार कर पाओगे कि भाई इस बच्चे को आवश्यकता, आपको लगता है कि नहीं ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, ये बच्चा काम में बहुत अच्छा है, इसको तो ये काम सिखा दिया जाए तो अच्छा है। लेकिन आपकी विवशता क्या है, आप उसको मार मार के, मारने का मीन्स मारना का वो अर्थ नहीं है, उसके मन को मार मार के उसे बैठ निपुण हो, भाषा और गणित में दक्ष बन, ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना हम सभी। तो बेचारा वो कहता साहब मैं निपुण हूं पर मैं दूसरी बात में निपुण हूं, ठीक है। हाँ, अब हम सभी को, अब जैसे मेरे को कोई कहता, हमारे जो जनकराज पारीक सर थे मेरे, वो बहुत आदरणीय और सम्मानीय, बहुत बुद्धिमान, विद्वान, सज्जन, सब उनमें गुण थे जनकराज पारीक सर में। ज्ञान ज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसमें मैं पढ़ा हूँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटा विज्ञान विषय लो, क्योंकि विज्ञान में भविष्य है, बहुत भविष्य है, बहुत नौकरियां हैं, भविष्य में कुछ भी कर सकते हो। मैंने कहा सर मेरे को अच्छा लगता है जहां मेरे मित्र रहेंगे, मेरे सारे मित्र वाणिज्य में। मैंने कहा मैं तो कॉमर्स लूंगा। मेरे पिताजी ने भी समझाया और या मुझे दिला दो आर्ट्स, मैं हाई स्कूल में चला जाऊंगा, सरकारी में एडेड में नहीं रहूंगा, ठीक है। तो मित्र दो ही जगह थे, या तो आर्ट्स में थे या कॉमर्स में थे। साइंस में कैसे मित्र बनेंगे, सारे दिन पढ़ता रहता है, मित्र ही नहीं बन पाता। व्यवहारिकता भी है कि मित्र ही नहीं बन पाते साइंस में। नहीं, ये उपहास के रूप में कह रहा हूँ, मित्र वहां भी होते हैं, लेकिन हमने तय किया कि हम वाणिज्य लेंगे। अब मुझे लगता है कि यदि मैं साइंस ले लेता तो मैं इधर उधर इंजीनियरिंग और मेडिकल में उलझ के गड़बड़ हो जाता, यहाँ तक थोड़ी पहुँच पाता। फिर कहीं होता, डॉक्टर होता, कहीं इंजीनियर होता, किसी कंपनी में या किसी जगह पे नौकरी कर रहे होते। लेकिन अपनी इच्छा से किया, बढ़िया से पढ़े, उसके बाद में जो इच्छा है वो किया, फिर यहाँ तक पहुँचे। अब 50 वर्ष के बाद जो इच्छा है वो करेंगे, ठीक है। इसी में थोड़ी उलझा रहूंगा, मेरा जीवन कोई यही थोड़ी है, कोई बहुत बड़ा है जीवन। इसका तात्पर्य क्या है, हमारे साथ संकट ये है कि हम सब कुछ एक जैसा सबको बना देना चाहते हैं
और भारतीय शिक्षा संविधान के विरोध की बात नहीं है, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि धर्म, अध्यात्म, राष्ट्र, ये संकल्पनाएं जितनी शीघ्रता से समझ आ जाएं उतनी शीघ्रता से अच्छा रहेगा और देशवासियों को भान जगे। और जब भान होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ज्ञान भी होगा। और इसमें प्रशासन का तो केवल एक ही चाहिए हमें सहयोग। प्रशासन क्या होना चाहिए, बस विरोध नहीं करें, सम्मति रहें, ठीक है। तो भारत में शिक्षा भारतीय होना चाहिए, ऐसा कहने में आपत्ति क्या होती है। भारतीयता की बात करना अपराध तो नहीं है। विश्व के अनेक मनीषी आए भारत में जिन्होंने भारतीय ज्ञान और संस्कृति की प्रतिष्ठा की। हम अपने को गौरव क्यों न माने, उसे स्थापित करने का प्रयास क्यों न करें। तो मंत्री जी ने बोला, ये केवल आपकी इच्छा नहीं है, हमारी भी है। आप आश्वस्त रहें, हम भी भारतीय हैं और भारतीय होने पर हमें गर्व भी है। अब हम पुनः मिलेंगे। तो वार्तालाप दूसरा आरंभ होता है। उसमें माननीय मंत्री जी क्या कहते हैं कि मैं अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का जो प्रारूप आपने दिया है वो अधिकारियों को, अपने मंत्रियों को और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दूंगा, क्योंकि ऐसा विश्वविद्यालय बनेगा तो इसमें भारत की भूमिका अनुकूल रहेगी। और वास्तव में शिक्षा तो क्या, अधिकांश व्यवस्थाएं समाज के अधीन हो, यही सही पद्धति है। ब्रिटिशर समय परिवर्तित क्यों नहीं कर पाए पता है, क्योंकि भारत में यूरोप की तरह स्वतंत्र नहीं थी चीजें। वहां क्या है, केवल राजनीति, यानी उनकी स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं मैं। वो क्या है, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र, बाकी सब राजनीति के परतंत्र। हमारे यहाँ मुख्य जो खूंटा था वो क्या था, समाज, समाज का एक अंग राजनीति, समाज का एक अंग अर्थव्यवस्था, समाज का एक अंग शिक्षा व्यवस्था। तो समाज तो स्वायत्त था, इसलिए आज तक जोर लगा रहे हैं कि कैसे न कैसे परिवार टूटे, कैसे न कैसे भारत समाप्त हो। तो कुटुंब को जीवित रखना बहुत अनिवार्य है। और कुटुंब जीवित कब रहेगा, जब कुटुंब में सारे संबंध रहेंगे, जब मौसा, बुआ, चाचा, चाची, मामा, मामी सारे संबंध रहे तभी तो रहेंगे। अब एकल परिवार, एक ही बच्चा, क्या संबंध रहेंगे बताओ। वो बेचारी महिला जा रही है नौकरी करने, पुरुष जा रहा है नौकरी करने, एक बच्चा वो पीछे से बिगड़ गया, बस ना दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, बुआ फूफा, चाचा चाची, कोई नहीं उसको संभालने वाला। क्या स्थिति है, सोचो कितना विकृत व्यवस्था बन सकती है भविष्य में। तो इसलिए समाज को स्वतंत्र बनाने का भी दायित्व अब किसको लेना पड़ेगा, शिक्षा को लेना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब हमें कार्य योजना बताओ। माननीय मंत्री जी बड़े उत्सुक हो गए हैं। तो शिक्षक ने क्या कहा कि आप सहमत हैं, ये मेरी प्रसन्नता है। और वास्तव में पुरुषार्थ तो शिक्षकों को ही करना है। और सब आपके साथ इसलिए नहीं बात कर रहे हैं कि आप पैसा दो, आप स्थान दो, इसलिए बात नहीं कर रहे हैं। बस अविरोधी शासन रहे, ये सबसे बड़ी अनुकूलता होती है कि कोई हमारी बाधा ही नहीं बने। रोड पर गाड़ी चल रही है, बिल्कुल स्मूथली सीधी चलती जाए, ऐसा नहीं है ब्रेकर आए, जो आते हैं ना कमर तोड़ ब्रेकर, वो आए और कमर टूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, टेबल टॉप कहीं आ सकता है, कहीं आवश्यकता है तो थोड़ा धीरे चलेंगे, कहीं तेज भी चलेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, कार्य योजना में पहला क्या है, हम 1 वर्ष तक समाज में संपर्क करेंगे, विभिन्न गोष्ठियां होगी, 700 से अधिक विश्वविद्यालय है, वहां हम संपर्क करेंगे। तो सभी विश्वविद्यालयों से संपर्क करना। दूसरा, 4 विद्वत परिषद का हम आयोजन करेंगे। और जब विद्वत परिषद का आयोजन करेंगे तो उसमें प्रशासक और शासक भी सहभागी होंगे, ताकि विद्वानों के मन की आशंका समाप्त हो जाए कि आपके सिस्टम का कोई भय भी है क्या, तो आपके साथ संवाद भी बना रहेगा। तीसरा, अन्य देशों में भी हम अपने विद्यार्थी और अध्यापकों को भेजेंगे, ताकि वैश्विक दृष्टि से हमारी कोई प्रतिकूलता न रहे। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को सहयोग करने के लिए किसी पर सरकारी दबाव बने, ऐसा हम नहीं चाहते। अविरोधी होने चाहिए, आप पूर्ण रूप से अविरोधी। और 5वां, बिना सरकारी मान्यता के भी पढ़ा जा सकता है, ऐसी मानसिकता बननी चाहिए और इसके ऊपर चर्चाएं होनी चाहिए। इसलिए शिक्षा को उद्योगों की ओर और बाजार की ओर स्थानांतरित नहीं करना, शिक्षकों को बाजार और उद्योग के स्थान पर शिक्षकों के हाथ में देना, ये है शिक्षा। और एक आपाधर्म क्या होगा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षित लोगों को सरकारी नौकरियां न दें, ये आपाधर्म होगा आपका। मैं ऐसा उल्टा कथन आपकी सहायता के लिए कह रहा हूं, क्योंकि सरकारी नौकरियां मिलती ही रहेंगी तो अन्य लोग भी अपने निजी विश्वविद्यालय शुरू कर लेंगे।
इसलिए आपद्धर्म क्या है, शुरुआत में इसके किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, वहाँ के लोग आचार्य बने, आगे दूसरों को पढ़ाएं, फिर ये श्रृंखला चले। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा का अर्थार्जन से संबंध तोड़कर ज्ञानार्जन से संबंध जोड़ना है, ये हमारा मुख्य कार्य है। और ज्ञानार्जन के आधार पे अर्थार्जन हो, ऐसा होना चाहिए। अभी क्या है, ज्ञानार्जन से कोई उसका लेना देना नहीं। अर्थार्जन कैसी हो, शिक्षा हो। आपको पैकेज 1 करोड़ का मिल, और ये आपका बेटा क्या शिक्षा पाता है, बाद में देखते हैं कि वो पति पत्नी विदेश में है, क्या माता पिता का संस्कार ऑनलाइन संस्कार कर दो भाई, अंत्येष्टि संस्कार भी ऑनलाइन चल रहा है। ये कौन सी है? इससे विकृत और निर्बुद्ध व्यवस्था और मूर्ख व्यवस्था क्या हो सकती है? आपने देखा, मैंने कितनों को ही मैंने समाचार पढ़े कि ऑनलाइन ही संस्कार कर दिया माता पिता, यानी माता पिता की मृत्यु पर अंतिम दर्शन करने भी नहीं आ सकते। ऐसी क्या व्यवस्था है? क्योंकि व्यस्त है अपनी कंपनी में पैसा कमाने में। और उसकी बुद्धि किसने दी? ऐसी माता पिता ने दी। जो माता पिता कह रहे हैं, उन्होंने उनको ये बुद्धि देने के लिए प्रेरित किया, अभिप्रेरित किया। तो मंत्री जी क्या कहते हैं कि भाई हम तो 5 वर्ष रहते हैं, यदि इसके बाद यदि हमारे कोई मंत्री परिवर्तित हुए या सरकार परिवर्तित हुई तो आप क्या करोगे? तो शिक्षक कह रहे हैं कि हम सब पक्षों से उठकर काम करेंगे, हम तो मूल चीज पे काम करना। अभी भी हम मूल बात पे क्या काम करने के लिए कहते हैं? देशभक्ति के लिए काम करो, देश की मिट्टी और पूर्वजों के ऊपर काम करना है। तो ये सबके लिए समान मुद्दा रहता है, ठीक है। इसलिए हमारे संपर्क अभियान में सबका समावेश होगा। ऐसा नहीं है कि इसको समावेश नहीं करेंगे हम। कम अधिक मात्रा में सहयोग विरोध किसी का हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से सबको निवेदन करेंगे। बहुमत और अल्पमत का मुद्दा आपकी सरकार में रहेगा, हमारे यहाँ नहीं रहेगा बहुमत अल्पमत का मुद्दा। फिर प्रशासक क्या कहते हैं कि प्रशासक तो वैसे भी राजनीति में नहीं होते हैं, तो कोई हमारे से तो कोई समस्या है ही नहीं है आपको। तो शिक्षक कहते हैं कि हम यदि इस तरह से आप सोचेंगे हमारे लिए बहुत अच्छा है। इससे हम प्रशासकीय सेवाओं का भी क्या कर पाएंगे? भारतीयकरण पाएंगे, और सारा राष्ट्र जीवन भारतीय में बने, ऐसा भी प्रयास आपके माध्यम से हो सकता है। तो प्रशासक ने कहा कि हमारी प्रशासकीय सेवाओं के पाठ्यक्रम पर भी हम पुनर्विचार करेंगे, प्रशिक्षण पर भी पुनर्विचार करेंगे, इतिहास, भारतीय जीवन दृष्टि, राष्ट्र जीवन इत्यादि पर पुनर्विचार करेंगे। क्योंकि प्रशासक बुद्धिमान भी होते हैं, व्यवहार दक्ष भी होते हैं, चतुर भी होते हैं। शासन और प्रजा दोनों यदि भारतीयता चाहते हैं तो प्रशासक क्यों नहीं चाहेंगे भारतीयता? उन्हें अपने आप को प्रजा से अलग समझना बंद करना पड़ेगा। तो फिर मंत्री जी कहते हैं कि एक मुद्दा मुझे ध्यान आ रहा है कि अभी जितने भी बौद्धिक विमर्श होते हैं, वैचारिक अधिष्ठान होते हैं, उनका गुरुत्व मध्य बिंदु भारत के बाहर होता है। यानी हार्वर्ड के अंदर, ऑक्सफोर्ड के अंदर, ठीक है, वहां पढ़ाया जाएगा और फिर वहां का विचार यहाँ आएगा। तो गुरुत्व मध्य बिंदु कहाँ है? बाहर। उसको भारत लेके आना, चर्चा का बिंदु भारत में, और भारत से फिर पूरे विश्व में जाए, तब जाकर के क्या है, भारत भी बनेगा और भारत विश्व का भी समाधान करेगा। तो फिर प्रशासक के मस्तिष्क में तो विचार आते ही रहते हैं, आपने देखा ही है अभी। तो 2 विचार आए। एक विचार क्या आया कि 200 वर्षों से ब्रिटिशर्स का आधिपत्य रहा है, उन्होंने हमारे विषयों के पाठ्यक्रम और स्वरूप परिवर्तित कर दिए, व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न कर दी। इसलिए हमें प्रमाणों के साथ प्रमाणभूत इतिहास का पुनर्लेखन करना है, उसके लिए पर्याप्त अनुसंधान करना है और अच्छे विश्वविद्यालय से सहयोग लेना है। तो ऐसा नहीं है कि हम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे उसी में सहयोग मिले। आज भी जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय चले, वो हमें क्या करें? सहयोग करें। और दूसरा, एक भारतीय शिक्षा आयोग बनना चाहिए, उसकी व्यवहारिक योजना बनाई जानी चाहिए और उसके आधार पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो केवल अच्छी शिक्षा हमारा उद्देश्य नहीं है, शिक्षा भारतीय हो ये भी हमारा उद्देश्य है। और यदि बाद में शिक्षा से संबंधित अन्य संस्थान या मंत्रिमंडल भी इस शिक्षा आयोग से कोई सुझाव लेना चाहता है तो वो भी दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा कहते हैं आपका विचार तो उत्तम है, तो 200 वर्षों के लेखन का प्रस्ताव तो हमें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। इसके लिए मैं खोजबीन करता हूं कौन कौन लोग विद्वान हो सकते हैं, मैं आपको दूंगा ताकि ये तो आरंभ हो। इसीलिए माननीय मंत्री जी क्या बोलते हैं फिर कि हमें 5 वर्ष की योजना बनानी चाहिए। 1 वर्ष की संपर्क योजना से कुछ भी नहीं होने वाला। तो शिक्षक कहते बिल्कुल सही है, 5 वर्ष की योजना बनेगी, लेकिन 3 विभाग बनाएंगे हम। एक विश्व अध्ययन का केंद्र, दूसरा भारत अध्ययन का केंद्र और तीसरा राष्ट्रीय ग्रंथालय बनाएंगे। तो प्रथम 2 जो विभाग है उनमें से अनुसंधान से कार्य आरंभ होगा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे।
तो जो विश्व और भारत अध्ययन केंद्र है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होना चाहिए? अनुसंधान। और हम बैठ के क्या कर रहे हैं अभी? अनुसंधान की दिशा में, अनुसंधान नहीं कर रहे, अनुसंधान की दिशा में प्रवृत्त हो रहे हैं कि क्या पढ़ना चाहिए। इसलिए अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय ये सोचिए कि शुरू हो गया है। इसलिए 4 आयामों पर विचार करना है। भारत की दृष्टि से विश्व का अध्ययन, भारत की दृष्टि से भारत का अध्ययन, विश्व की दृष्टि से उनका अपना अध्ययन, और विश्व की दृष्टि से भारत का अध्ययन। यहाँ विश्व से आशय पश्चिम है। और ये 4 अध्ययन करने के बाद हमें तुलनात्मक अध्ययन और उसमें व्यवहारगत परिवर्तन क्या हो सकते हैं उस पर भी सुझाव देने पड़ेंगे। तो प्रशासक कहते हैं इसमें तो बहुत व्यय आएगा, व्यवहारिक कारणों से सरकार तो व्यय कर नहीं पाएगी। शिक्षक कहते हैं नहीं, हमें करवाना भी नहीं है, हमें तो केवल आपका सहयोग और समर्थन चाहिए कि भाई विश्वविद्यालयों में जाएं, वहाँ के विद्वान आए, वहाँ चर्चाएं हों, इन सब में सहयोग चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें तो समाज पर ही निर्भर है। ये सारी व्यवस्थाएं किस पर निर्भर हैं? समाज पर ही निर्भर है। तो जितने भी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन और संस्थाएं देश में कार्यरत हैं, वे सभी क्या करें? भिक्षा मांगे। भवती भिक्षाम दही। भिक्षा सर्वोच्च मानक है किसी भी बात का। 5 चीजें मानी गई है। सर्वोत्कृष्ट भिक्षा, जिसे संत मांगते हैं और आचार्य मांगते हैं, यानी शिक्षाचार्य और धर्माचार्य मांगते हैं। भिक्षा से ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि भिक्षा लेने वाला व्यक्ति बहुत न्यूनतम आवश्यकताओं में रह करके अधिकतम समाज के कल्याण के लिए काम करता है। फिर उसके बाद में उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, निकृष्ट नौकरी और सर्वनिकृष्ट भीख। जो अपने उदर पूर्ति के लिए मांगते हैं, केवल काम नहीं करना चाहते हैं, या एक गैंग बना करके बच्चों से मंगवाते हैं, वो क्या है? भीख। हमें भीख और भिक्षा से अंतर करना चाहिए। इसीलिए जो उम्मीद संस्था हमारे यहाँ आई, उन्होंने कहा सर हम भिक्षा से शिक्षा कार्यक्रम चला रहे हैं। मैं भैया प्रणाम, आपको भिक्षा का तात्पर्य पता है? जो भिक्षा से शिक्षा चला रहे हो, भिक्षा से शिक्षा ही होती है। कार्यक्रम क्या चला रहे हो? भिक्षा से ही शिक्षा होती है। भिक्षा से शिक्षा की ओर नहीं जाना, हमें भीख से सीख की ओर जाना। इसलिए हमने कार्यक्रम का नाम संबल में परिवर्तित कर दिया। क्या रखा? भीख से सीख की ओर। तो छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो तत्व ही परिवर्तित हो जाता है आपका। इसलिए आगे क्या है, वो कहते हैं हम अनुदान वगैरह नहीं लेंगे, कृपा भी नहीं लेंगे, केवल सहयोग लेंगे। आपका बस शुभ जो एक तरह से शुभता है ना, हितैषीपन है, वो हमारे साथ रहे, कि हम आपके साथ हैं, बस आपके सहयोग में हमेशा खड़े हैं। कभी यूनिवर्सिटी में किसी कैंपस की आवश्यकता पड़ी, मीटिंग हॉल की आवश्यकता पड़ी, विद्वानों की आवश्यकता पड़ी, वो हम आपके साथ खड़े हैं। हमें इतना ही चाहिए, इससे अधिक नहीं चाहिए। तो माननीय मंत्री जी क्या कहते हैं कि भारतीय के साथ साथ विदेशों से भी विद्वान आएंगे क्या? शिक्षक कहते भाई पूर्व और पश्चिम का भेद केवल दिशाओं का थोड़ी है, या भारत और अमेरिका अलग अलग देश हैं इसका है। ये तो दैवी और आसुरी संपदा का विरोध है। इसलिए जो दैवी और आसुरी संपदा में आसुरों को कम करना चाहता है और देवों को बढ़ाना चाहता है, वो भारत आए, काम करे, क्या समस्या है? और आज विश्व जिन भीषण संकटों से घिरा है, विश्व पूरा प्रयास कर रहा है तो भी उसे यश नहीं मिला। आप सोच के देखिए, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का समाधान ही नहीं। जबकि हमारे यहाँ क्या है, हम सुबह उठते हैं, तुलसी मैया को, कदली भगवान को, भगवान विष्णु नारायण को, उसके बाद में क्या नाम है, पीपल देवता को, और ये जो शमी का वृक्ष होता है उसको, और मैं किस किस को जल देता हूँ वो बता रहा हूँ मैं सारे। फिर उसके बाद में तो शिवाभिषेक करते हैं, फिर नंदी जी के अभिषेक करते हैं, फिर गौ माता को रोटी खिला के आते हैं, फिर सूर्य भगवान को जल देते हैं। आप बताइए। और बेल का जो छोटा वृक्ष है उसको भी जल देते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम? हमारे से पर्यावरण हितैषी कोई संसार में है? हमारे से इको फ्रेंडली कोई है? फिर हाँ, वो पक्षियों को जल डालता हूँ और चींटियों को दाना देता हूँ। ये सारा काम 8 मिनट में हो जाता है। आपको लग रहा होगा कितना समय लगता है। एक साथ गए और एक साथ आ गए। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या है? हम सबसे बड़े पर्यावरणविद हैं। भारत से बड़ा पर्यावरणविद कौन है बताओ? भारत तो गुरु है ना पूरे विश्व का। और हमने कोई डंडा मार मार के थोड़ी बनाया, मुझे गुरु मानो नहीं तो हम तुमको मार देंगे, काट देंगे, ऐसे तो हमने कभी बोला ही नहीं। हमने कहा हम सबका भला सोचते हैं, सबका पुण्य करते हैं, अब तुम्हारी इच्छा है, जो तुमको मानना है वो मानो। तो फिर पूरे विश्व ने कहा नहीं, भारत हमारा गुरु है। भारत ने कभी उद्घोष नहीं किया, विश्व ने कहा कि भारत गुरु है। इसीलिए मार्गदर्शन देने का यदि मादा किसी में है, क्षमता किसी में है,
और साहस किसी में है तो वो भारत के आचार्यों में है। और भारत कोई भूमि के रूप में विश्व गुरु थोड़ी है। भारत 3 चीजों से मिलकर बना है, भूमि से, प्रजा से और संस्कृति या जीवन दृष्टि से। तो प्रजा और उनकी जीवन दृष्टि और संस्कृति जो भारत देश में है वही विश्व गुरु है। इसलिए आप ही क्या हो? विश्व गुरु। आप ही विश्व गुरु हो, ये आपको मानना पड़ेगा। हमारे सारे शिक्षक क्या हैं? विश्व गुरु और विश्व गुरु के प्रतिनिधि हैं पूरे विश्व के लिए। इसलिए हे पश्चिम, तुम सुनो, समस्या तुम्हारे जीवन जीने में ही है, तुम्हारी जीवन दृष्टि में ही है, जिसमें तुम आराम से उठते हो, रात को 2 बजे सोते हो, 8 बजे उठते हो, पेड़ों को काटते हो, अपने भोग को प्राथमिकता देते हो, अपने अकाउंट में पैसा रहेगा, महिला अलग पैसा कमाए, बेटा अलग पैसा कमाए, मैं अलग पैसा कमाऊं। हमारे यहाँ तो भैया ज्वाइंट अकाउंट है, हिंदू यूनाइटेड फैमिली का अकाउंट है, HUF होता है। HUF में पत्नी भी डाल रही है जो घर पे कमाया कुछ, पिताजी भी डाल रहे हैं, दादाजी भी के मेरा भी डालते, बच्चे भी डाल रहे हैं, तो HUF बन गया। हम तो HUF वाले लोग हैं भाई, ठीक है। तो भारत अध्ययन केंद्र और विश्व अध्ययन केंद्र तो हमें तुरंत बनाने पड़ेंगे, क्योंकि धीरे धीरे इस कार्य में हमें पश्चिम को भी साथ लेना पड़ेगा ताकि वो समझे। और हमारा आदर्श हार्वर्ड नहीं रहेगा, सुन लो सभी, हमारा आदर्श कौन रहेगा? तक्षशिला रहेगा, नालंदा रहेगा, वल्लभी रहेगा, उदयगिरी रहेगा, ये हमारे आदर्श रहेंगे। हाँ, हम आपसे सहयोग चाहते हैं क्योंकि आप भी हमारे जैसे ही हैं, आपसे समर्थन भी चाहते हैं। तो प्रशासक कहते हैं कि तो प्रशासक को तो पढ़ने का शौक होता ही है, तो उन्होंने क्या कहा? मैं ग्रंथालय में सेवा दूंगा और मुझे भी आप काम दे दें। और मुझे लगता है कि आपका ग्रंथालय आकर्षण का केंद्र बनेगा और आप आह्वान करके अनेक विद्वानों और जिज्ञासुओं को अध्ययन के लिए निमंत्रित कीजिए, बुलाना बाहर से, ठीक है। और बिना प्रमाण पत्र के अध्ययन करने का धीरे धीरे मानस बनाएं। तो शिक्षक ने कहा मुझे भी नई नई बात सूझ रही है, क्योंकि प्रशासक के पास बैठेंगे तो सूझेगा नया कुछ। हालांकि शिक्षक तो अधिक ज्ञानी होता है, वो तो आज हम उपहास के रूप में कर रहे हैं। तो वास्तव में काम शुरू तब होगा जब अनेक नई नई बातें सूझने लगेंगी। इसलिए माननीय मंत्री जी ने कहा कब शुरू करें? जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, सृष्टि संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उससे अच्छा दिन कौन सा होगा? इसलिए क्या करें? हम ग्रंथालय से आरंभ करें।